हाँ जी, नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर एक नई सीरीज लेके आए हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। थोड़ा सा पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो मैंने डिलीवर किया है आप लोगों को कंटेंट, उसके बारे में आपको मैं ब्रीफ कर दूं। अभी तक जो वीडियो लेक्चर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो अपनी रनिंग में है, उसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में जिन जिन साइंटिस्ट ने जो जो कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, जिसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ प्रॉपर्टी में एक रिपीटिशन होता है जिसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं, उसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसी ट्रेंड में अभी तक हम एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड डिस्कस कर चुके हैं। कैसे एटॉमिक रेडियाई पीरियड्स में जाने पर डिक्रीज होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं। क्योंकि जेड इफेक्टिव धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है हर स्टेप पे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एंड जो अपना इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस सेल में, वो सेम सेल में ऐड होता चला जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है। एट द लास्ट में जो भी रेस्पेक्टिव पीरियड हैं, उनमें जितनी भी जो भी अपनी नोबल गैस पड़ेगी उसका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है। क्योंकि नोबल गैस के केस में हम वंडरवाल रेडियाई डिस्कस करते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जिसकी वैल्यू होती है, वो कोवालेंट रेडियाई से ज्यादा होती है। ठीक है, कोवालेंट रेडियाई से, मेटालिक रेडियाई से ज्यादा होती है। ठीक है। कैसे एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पर टॉप से बॉटम पे जाते तो इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हर स्टेप पे एन की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक नई सेल, प्रिंसिपल सेल ऐड होती चली जाती है हर स्टेप पे, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि उस केस में जेड बढ़ता नहीं है, अपना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन बीच में नई नई सेल ऐड होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट है वो इफेक्टिव हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक बहुत कम पहुंच पाता है। राइट। उसके केस में हम मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, कैसे मेटल्स का ट्रेंड है। एक अलोंग एक पीरियड जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप आने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड पढ़ चुके हैं हम, वैलेंस एंड वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में। सॉरी, कैसे ऑक्साइड का ट्रेंड चेंज होता है। हम एक बात जनरल जानते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऐसा प्राय ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी हैं, कि जनरल केमिस्ट्री ये कहती है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्योंकि जैसे हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ उनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो कैसा बिहेव शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो जो भी कुछ होगा वो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, ट्रेंड्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो उससे पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं, केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये अपना टॉपिक है फॉर क्लास 10th CBSE, ICSE, NTSC, राइट बेटा, एंड वेरियस अदर स्टेट बोर्ड्स। ट्रेंड है आज का अपना नेचर ऑफ मेटल ओब्लिक नॉन मेटल ऑक्साइड। पहले तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा दूं आपसे कि ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं।
कोई भी एलिमेंट अपने पास एक्स है बेटा, वेदर इट इज नॉन मेटल और मेटल, राइट। तो जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहां पे, सपोज करो कार्बन, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और यहां पे बन गया ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मेरे पास कार्बन एक नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल, तो जो ये ऑक्साइड बनेगा उसको मैं बोलूंगा नॉन मेटल ऑक्साइड। शॉर्टकट में मैंने NMO लिखा है, NMO स्टैंड्स फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड। और जनरली मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसका नेचर कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। इसका प्रूफ हम ये दे रहे हैं कि जब CO2 को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहां पे एक एसिड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 एक वीक एसिड है, 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होता, तो मैं इसके लिए इसको वीक एसिड बोल रहा हूं। यानी कि हम इसको बोलेंगे कि ये एसिडिक कंपाउंड है बेटा H2CO3, बिकॉज इट डिसोसिएट टू गिव 2H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन। According to Arrhenius concept, the substance which give H positive ion in the solution, in the aqueous solution, they are known as acid। आप इसको ब्राउनस्टीड एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूं यहां पे, मैंने सपोज करो यहां पे सोडियम ले लिया, सोडियम, सोडियम एक वेल नोन मेटल है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। हालांकि सोडियम परऑक्साइड भी बनाता है Na2O2। Na2O2 है वो ज्यादा स्टेबल है, ये जो ऑक्साइड है थोड़ी देर के बाद में फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परऑक्साइड बना देगा, ठीक है। यानी कि जनरल ट्रेंड में मैं बोलूंगा कि सोडियम ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, और मैं इसका नेचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये कैसा है, नेचर में बेसिक है। क्यों है ये? जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे Na2O प्लस में वाटर H2O, इट विल चेंज टू गिव NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। इट विल डिसोसिएट टू गिव Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो सब्सटेंस वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं उनको बेटा हम बेसिक यानी कि बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं, उनको बेस बोलते हैं। दे विल चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, राइट। तो बेटा ये कंसेप्ट है इसका। यहां से हमने बेसिकली ये फाइंड आउट किया है कि कैसा मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर होता है, कैसा नॉन मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर होता है। हालांकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ड्यूल नेचर प्ले करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम मेटलोइड बोलते हैं। तो जो उनका ऑक्साइड बनेगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। जो दोनों का बिहेवियर शो करे, एसिड के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट बनाए, बेस के साथ रिएक्शन भी साल्ट बनाए। साल्ट बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, पूरी तरह से तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एसिड को कैसे बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो। आई मीन टू से, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल कंसंट्रेशन है, तो वो 100% न्यूट्रलाइजेशन करेगा। NaOH प्लस HCl चेंज इनटू NaCl प्लस वाटर, राइट है। हालांकि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, राइट। तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या है ये सारे के सारे ट्रेंड एक बार हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड्स कैसे क्या है। मैं यहां पे ट्रेंड ले लेता हूं। ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स अलोंग ए पीरियड, पीरियड में जाने पर मैं यहां ले लेता हूं सबसे पहले सेकेंड पीरियड का एक मेंबर लिथियम Li।
लिथियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो Li2O बनाएगा। ये जनरल फार्मूला है इसके ऑक्साइड का, R2O टाइप के ऑक्साइड बनाता है Li2O। लिथियम +1 ऑक्साइड -2, सो इट विल बैलेंस बाई 2 लिथियम। लिथियम, दोनों लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव कैंसिल्ड बाई 2 नेगेटिव, राइट। इसके बाद आता है अपना लिथियम के बाद बेरिलियम ऑक्साइड BeO, राइट। उसके बाद आता है अपना बोरॉन B2O3, ये बोरॉन के ऑक्साइड का फार्मूला है। बोरॉन के बाद कार्बन आता है CO2, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है अपना, यहां पे मैं बना देता हूं N2O, हालांकि डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है N2O4। और उसके बाद आ जाएगा अपना, यहां पे एक और लिख देता हूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिख देता हूं। नाइट्रोजन वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है, N2O या NO2। और फिर इसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन के बाद आ जाएगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा अपना, ऑक्सीजन तो खुद एक ऑक्साइड, वही तो ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ऑक्साइड फॉस्फोरस का भी लिख देता हूं। यहाँ पे मैं अगर फॉस्फोरस का लिखूं तो P2O3 लिख सकता हूं। यहाँ पे आप इसको डाइमर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, P4O6 / P4O10, 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है फॉस्फोरस। और यहाँ पे उसके बाद मैं ले लेता हूं ऑक्सीजन फैमिली है ना, ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर मेंबर ले लेता हूं मैं यहाँ पे, सल्फर, और सल्फर का ऑक्साइड बनेगा SO2, और ये SO3 भी बनाता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। और उसके बाद यहाँ पे हेलोजन्स फैमिली आ जाएगी। हेलोजन्स फैमिली में मैं क्लोरीन ले लेता हूं यहाँ पे Cl2O7, राइट। एंड देन उसके बाद नोबल गैस है। नोबल गैस को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी ही सभी एलिमेंट से अलग होती है। वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना गेन करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जनरल कंडीशन पे वो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, राइट। अभी तक केवल जीनोन के और क्रिप्टोन के ही कंपाउंड आइसोलेट किए गए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने सभी के ऑक्साइड लिखे, तो एक बार कार्बन से नीचे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का भी लिख देता हूं SiO2। बोरॉन से नीचे एल्यूमिनियम है तो Al2O3 बनाएगा ये, राइट। कार्बन का एक ऑक्साइड बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ठीक है। और इसी तरह नीचे बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम है तो MgO कर देता हूं। सोडियम के नीचे, इसमें लिथियम के नीचे सोडियम है तो Na2O बना देता हूं, और सोडियम परऑक्साइड भी बना देता हूं, राइट। ये मैंने पीरियड नंबर 2 और ये पीरियड नंबर 3 के मेंबर लिए हैं। और हम ऐसे ट्रेंड देखेंगे, क्या ट्रेंड है। आपको पता है ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस, सिलिकॉन वैसे दोनों कैरेक्टर शो करता है, मेटलोइड है, ये मेटल भी है नॉन मेटल भी है। इससे इसका पता आपको सेमीकंडक्टर बनाते हैं हम P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस P2O3 नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट मैं यहां पे जनरल ट्रेंड लिख रहा हूं, ये दोनों के दोनों अपने कैसे हैं, बेसिक है, बेसिक। मैं कहूंगा ये Na2O स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज माइल्ड बेस MgOH की होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी कंडीशंस। Al2O3 और SiO2 मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये अपने कैसा है, Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 जो है ये अपना कैसा है, एसिडिक है नेचर में, एसिडिक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल इन नेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह जो ये P2O3 है, SO2 है, Cl2O7 है, इनको मैं लिखूंगा कि ये स्ट्रॉन्गली क्या है, एसिडिक है बेटा, एसिडिक। तो ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है कि धीरे धीरे अपने जो भी, मैं अब इनको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड, मैं ट्रेंड ये बोलूंगा कि जो भी ये एलिमेंट है इनके पर्टिकुलर जो ऑक्साइड है वो बेसिक से लेके स्ट्रॉन्ग बेस से लेके लेफ्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है, धीरे धीरे उनमें एसिडिक कैरेक्टर आना शुरू हो गया। Al2O3 एम्फोटेरिक आ गया, उसके बाद P2O3 SO2 Cl2O7, जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये HClO4
परक्लोरिक एसिड बना देगा। SO2 को ट्रीट करोगे तो ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। इसको ट्रीटमेंट करोगे तो ये बना देगा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड बना देगा। तो बेटा ट्रेंड ये कहता है कि अपने ऑक्साइड जो है वो बेसिक से किस में चेंज हो गए, एसिडिक में चेंज हो गए। ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे कर देंगे, ये तो पीरियड का ट्रेंड था। मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स इन ए ग्रुप। टॉप टू बॉटम आऊंगा अब मैं, टॉप से लेके बॉटम तक। मैंने यहां पे ले लिया Li2O, उसके नीचे Na2O, उसके नीचे K2O, हालांकि पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड। यहां पे पोटासियम +1 है एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन O2-1, ठीक है। ये अपना पर ऑक्साइड होता है O2-2 और ऑक्साइड होता है O-2, ठीक है। दिस इज ऑक्साइड, दिस इज पर ऑक्साइड एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी तरह लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, यहां पे रुबेडियम Rb2O और यहां पे सीजियम CS2O। ये मैंने जनरल फार्मूला लिखे हैं बेटे ऑक्साइड का, आप देख रहे हो। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लिथियम से ज्यादा मेटालिक सोडियम है, सोडियम से ज्यादा मेटालिक पोटासियम है, पोटासियम से ज्यादा मेटालिक रुबेडियम है और रुबेडियम से ज्यादा मेटालिक सीजियम है। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सारे के सारे हालांकि मेटल ही है, क्योंकि मैंने एल्कली मेटल के एग्जांपल दिए, तो सारे के सारे जो ये ऑक्साइड हैं नेचर में कैसे हैं, नेचर में बेसिक है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑक्साइड की इंक्रीज होती जाएगी, राइट। सीजियम का जो ऑक्साइड है वो तो इतना ज्यादा बेसिक होता है कि अगर मैं कंपेयर करूं KOH में और अगर मैं कंपेयर करूं NaOH में, और एक मैं ले लेता हूं यहां पे सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, मेरे से अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो मैं बताऊंगा NaOH से ज्यादा बेसिक KOH है, KOH से ज्यादा बेसिक CSOH है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो आपको पता है ये वाटर में जो इसकी बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना वो बहुत ही वीक होगी, जल्दी से क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, राइट। इसी तरह मैं एक और ट्रेंड ले लेता हूं, यहां पे मैं यहां पे ट्रेंड ले लेता हूं बोरोन फैमिली का ले लेता हूं। जैसे ये यहां पे है B2O3, यहां पे है Al2O3, राइट। एल्यूमिनियम से नीचे आएगा Ga2O3, गैलियम In2O3 और यहां पे ले लेता हूं मैं Tl2O3 ओब्लिक Tl2O भी बना देता हूं यहां पे, ठीक है। अभी आपके लेवल तक तो नहीं है ये कंसेप्ट, लेकिन एक 11th 12th में कंसेप्ट आता है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, उसकी वजह से जो एलिमेंट नीचे की साइड है डाउन द ग्रुप है वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी तरह मैंने यहां पे दिखाया थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +3 है और यहां पे थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो +3 से थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। खैर अभी अपना यहाँ पे ये इस चीज का डिस्कशन नहीं है, हम जनरल ट्रेंड पे देखेंगे डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। B2O3 है वो अपना एसिडिक है नेचर में, क्योंकि बोरोन एक नॉन मेटल है।
एल्यूमिनियम और गैलियम है, इसको आप एम्फोटेरिक बोल सकते हो, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है। और जैसे ही ये आएंगे इंडियम और थैलियम, ये अपने बेसिक है नेचर में, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये था ऑक्साइड्स का ट्रेंड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं यहां पे जो भी ट्रेंड्स हैं सारे के सारे। अलोंग पीरियड, ठीक है, पीरियड क्या लूं। पहला ट्रेंड मैंने लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, दूसरा ट्रेंड मैंने लिया वैलेंसी का, तीसरा ट्रेंड हमने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चौथा ट्रेंड हमने लिया एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक साइज बोल दो चाहे आप इसको, चाहे रेडियस बोल दो, रेडियस। पांचवा ट्रेंड लिया मैंने मेटालिक कैरेक्टर का, मेटालिक कैरेक्टर का, ठीक है। छठा ट्रेंड मैंने आज लिया नेचर ऑफ ऑक्साइड का, नेचर ऑफ ऑक्साइड का। ये हमने बेसिकली ट्रेंड अभी तक डिस्कस किए। मैं यहां पे लिख देता हूं कैसे क्या होता है ट्रेंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे जैसे आप पीरियड के अलोंग जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, ये इसका ट्रेंड। वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी मिडल तक और उसके बाद डिक्रीज होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट में जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज। लेफ्ट वाले एलिमेंट वो ज्यादा बड़े हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि जब ये कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट वाला इंक्रीज होगा, ये अंडरस्टूड है। नेचर ऑफ ऑक्साइड अभी हमने देखा, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो रहा है। मेटल ऑक्साइड इधर लेफ्ट में है अपने एल्कली मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिक है। इधर आते आते नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। तो मैं यहां पे ऑक्साइड का ट्रेंड लिख देता हूं बेसिक टू एसिडिक। ये अपना एक रिकैप है इन सभी प्रॉपर्टी का अलोंग ए पीरियड, ठीक है। अब इसको ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैं यहां पे इनको ऐसे ही रहने देता हूं, यहां पे कर देता हूं चेंज और यहां पे कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं अलोंग ग्रुप टॉप टू बॉटम, ठीक है, टीबी टॉप टू बॉटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंसी सेम रहेगी, सेम रहेगी वैलेंसी, क्योंकि ग्रुप में तो वही एलिमेंट है ना, सेम टू सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, इसका अपोजिट कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इट इज ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ग्रुप में जाने पर। नेचर ऑफ ऑक्साइड एसिडिक टू बेसिक,
और जो ऑलरेडी मान लो बेसिक है, जैसे भाई LiOH की बात अगर मैं करूं तो वो तो ऑलरेडी बेसिक है, तो उसमें क्या रहेगा, तो उसमें मैं बोलूंगा बेसिक टू स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। जो ऑलरेडी एसिडिक होगा तो ग्रुप में क्या होगा, एसिड से बेस में चेंज हो जाएगा। एंड लेफ्ट टू राइट में, जैसे आप मान लो एग्जांपल कंपेयर करना चाहो, मैं ले लेता हूं NO2, मैं ले लेता हूं SO2, और इसके बाद मैं ले लेता हूं मान लो Cl2O7। ये तो तीनों के तीनों एसिडिक है, तो मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा एसिडिक ये है, इससे ज्यादा एसिडिक ये, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, ठीक है। इससे पिछले वाले में मैं बता चुका हूं। तो ये इसका ओवरऑल एक रिव्यू था, एक रिकैप था ट्रेंड्स का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा। यहां पे अप टू यूर लेवल केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। तो आई होप आपको ये जनरल कैरेक्टर्स सारे के सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको NTSC लेवल का एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे। और थोड़ा सा एम्फोटेरिक बिहेवियर को डिटेल में बता देता हूं। जैसे मैंने बताया Al2O3 है, वो आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि इट विल बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। जैसे मैंने क्या किया, मैंने Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ की, एसिड के साथ, तो इसने एक साल्ट बनाया AlCl3। मैंने Al2O3 की रिएक्शन बेस के साथ की NaOH के साथ, तो इसने एक कंपाउंड बनाया NaAlOH4, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। आप इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो NaAlO2, जिसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है यहाँ पे कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर रहा है, राइट। मैं एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा था इसमें थोड़ा सा, आयोनाइजेशन एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है अपना, उसको आयन में चेंज करने के लिए जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। सपोज करो मेरे पास कोई एलिमेंट X है, इसने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मान लो N इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो मैंने इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज कर दिया और यहां पे लॉस करवा दिए N इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अपना जो न्यूक्लियस है और बाहर अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन पड़े हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके न्यूक्लियस के तरफ क्या है, अट्रैक्टेड है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहता हूं तो ये अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, इसके लिए वी हैव टू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगी, और जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर इजैकुलेट आउट हो जाएगा, और रिजल्टेंट एटम अब अपना एटम नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो चुका, एक कैटायन में चेंज हो चुका। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी that is needed to remove the outermost electron from a gaseous isolated atom is known as ionization energy, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, amount of energy which is required to remove the outermost loosely bound electron from a
gaseous isolated atom is called ionization energy। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन है कभी भी बल्क में नहीं निकलेगा, एक एक करके निकलेगा इलेक्ट्रॉन। आप जैसे लिखते हो Al+3 आयन, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 3 इलेक्ट्रॉन बल्क में निकल गए अपने, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उसके लिए Ie फर्स्ट देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा Ie सेकंड देनी पड़ेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा Ie थर्ड देनी पड़ेगी, Ie थर्ड, एंड सो ऑन। The value of IE second is greater than IE first, and the value of IE 3 is greater than IE 2 and IE first। और इन सभी का सम जो कहलाएगा IE फर्स्ट प्लस IE सेकंड प्लस IE 3, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ट्रेंड क्या बढ़ेगा? इसका ट्रेंड ये बढ़ जाएगा जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा। एक तो छोटा एटम है, तो छोटे एटम में तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, राइट, और दूर होता जाएगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस फोर्स इतना नहीं लग पाएगा, तो उसके लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं एक जनरल ट्रेंड, ionization energy is inversely proportional to atomic radius। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसको आप जनरल ट्रेंड में इंक्लूड कर सकते हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो अलोंग ए पीरियड, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्टेड है, उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप और ये बॉटम इन ए ग्रुप, इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, आपको पता है रेडियस इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव की वैल्यू शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से कम पड़ जाती है, बीच में नई नई सेल ऐड हो जाती हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये था भाई ओवर ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा पूरा का पूरा। कुछ चीजें बची हुई हैं जो आपके लिए डाउटफुल हैं, या कुछ भी ऐसा आपको लगा है जो आपके लिए जो दोबारा से इसमें डिस्कस करना है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।